Hi everyone, welcome to my YouTube channel Do It For Your Dreams. So from today onwards, we'll be starting the current affairs magazine analysis. विजन की मैगजीन का हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट जो थीम है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की. पॉलिटी एंड गवर्नेंस की फर्स्ट थीम का फर्स्ट टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सो एक रिपोर्ट आई है जो दी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, और उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देर आर 47% मिनिस्टर्स ऑफ इन इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन और स्टेट दोनों कैबिनेट के जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं. और उन 47% में से 27% ऐसे हैं केसेस जो सीरियस नेचर के हैं. तो ये रिपोर्ट किसने दी है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, स्टेटिंग दैट 47% of ministers in India having the criminal charges against themselves. So what are the reasons और मेन रीजन कोजेस क्या है कि जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है. सबसे पहले अगर हम ये फिनोमिना देखें कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या, तो ऐसे लोग या जो जिनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस हैं क्रिमिनल ऑफेंस के, क्रिमिनल नेचर के, अगर वो एंट्री करते हैं पॉलिटिक्स में, तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सो इट रेफर्स टू द एंट्री एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड इन द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस. तो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट जो थीम है वो है पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सिस भी हो सकता है. कि नेक्सिस मतलब कि देर इज अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द क्रिमिनल्स. सो एक फर्स्ट थिंग इज कि क्रिमिनल एंटर्स पॉलिटिक्स टू गेन द इम्यूनिटी एंड लेजिटिमेसी, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस और पार्टीज उन्हें यूज करती हैं टू गेन दी फाइनेंशियल और मसल पावर दी. एंड दिस क्रिएट्स ए विशियस साइकिल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स की एक तरफ क्रिमिनल्स का भी बेनिफिट हो रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस का भी बेनिफिट हो रहा है. पॉलिटिशियंस का कैसे? कि उनको फाइनेंशियल पावर मिल रही है, मसल पावर मिल रही है, दे आर हैविंग दी स्ट्रॉन्ग बैक होल्ड, या स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाता है किसी एक, चाहे एरिया हो, पोजीशन हो. दूसरी तरफ क्रिमिनल्स का माइंडसेट ये होता है कि उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनके द्वारा किए गए एक्ट लेजिटिमाइज हो जाते हैं. 1993 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वोहरा कमेटी रिपोर्ट, जिसने हाईलाइट किया था कि नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल सेटअप. ये सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात नहीं है कि देयर आर क्रिमिनल्स इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. So this is politico-criminal nexus. Second cause can be the winnable candidates. इसी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डेटा ये कहता है 2024 का कि वो कैंडिडेट्स जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, दे आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग इज 15.3%, की 15.3% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो विनर डिक्लेयर होंगे इलेक्शंस में, और जो बिना क्रिमिनल केसेस चार्जेस के लोग हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग जस्ट द सक्सेस रेट ऑफ 4.4%. Next reason could be the high cost of election. To fund the election campaigns, candidates और parties they often rely on black money, और वो कहाँ से आता है? माफिया से आता है, और जिनका एक्सेस किसके पास है? क्रिमिनल्स के पास है. नेक्स्ट रीजन इज कि देयर इज स्लो जस्टिस रिफॉर्म्स. सो देयर इज पुअर कन्विक्शन रेट फॉर एमपीज एंड एमएलएज, जिसका रीजन एक और भी है कि है डिलेज बहुत होते हैं ट्रायल्स में, और इट डज नॉट डिटर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम गिविंग टिकट्स टू कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड. कि पार्टीज इस चीज़ को ध्यान में रखती ही नहीं है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं तो वो उसको पार्टी का टिकट ना दे. इवन इसी एडीआर का डेटा 2024 का डेटा ये कहता है कि देयर इज 55% राइज इन एमपीज विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड सिंस 2009. एंड द अनदर रीजन इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. सो इलेक्शन जब भी होता है, आइडेंटिटी, अल्टीमेटली लड़ाई किसकी है? पहचान की, आइडेंटिटी की. और हमेशा कास्ट, रिलीजन जैसी चीज़ें हमेशा ओवर पावर करती हैं किसी भी अनदर फैक्टर को, चाहे वो अनदर फैक्टर क्रिमिनल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो. सो इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं. इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वन कैन बी द लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, लोगों का फेथ नहीं रहेगा डेमोक्रेसी में. दूसरा है लो ब्रेकर्स एज द, कि वो सिनेरियो क्या होगा जब रूल तोड़ने वाले ही रूल बनाने लग गए. सो one can be the criminals in power can manipulate the laws for self interest. Another is unfair election process. अगर क्रिमिनल कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी मसल पावर शो करेंगे, या जिसकी वजह से कंपटीशन फेयर नहीं हो पाएगा, एक बायसनेस आ जाएगी, अनफेयर होगा जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं या फिर जो फेथफुल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए. Next impact can be the institutionalized corruption. It encourage the systemic and institutionalized corruption. जब यही बात है कि अगर लॉ बनाने वाले ही
लॉ तोड़ने वाले ही लॉ बना रहे हैं तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही इटसेल्फ इज करप्टेड ना. तो दिस कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. There are some constitutional and legal provisions that can reduce the criminalization of politics. One is Representation of Peoples Act 1951. RPA Act 1951 का सेक्शन 8 ये कहता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है बेसिकली. सो डिस्क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल हु आर कन्विक्टेड फॉर हीनियस क्राइम्स या फिर जिनको जेल हुई है फॉर 2 years और मोर देन दैट, दे कैन फेस द डिस्क्वालिफिकेशन. ये बात करता है सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. इसी आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 11 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू रिमूव और टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. और ये पावर इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम एक बार यूज की भी की थी सितंबर 2019 में, टू रिड्यूस द क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तमांग. प्रेम सिंह तमांग का एक केस हुआ था 2019 में. हुआ क्या था, 2017 में उनको सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया गया था और वो कन्विक्टेड थे फ्रॉम दी दिसंबर 2016. और रीज़न ये था डिस्क्वालिफिकेशन का कि उन्होंने गवर्नमेंट फंड को मिस अप्रोप्रिएटली यूज़ किया था. सो इलेक्शन कमीशन यूज द पावर एंड दे हैव रिड्यूस्ड द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तमांग. एक रिसेंट इनिशिएटिव भी है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. रिसेंटली नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो बात करता है कि जो चेंज करेगा सेक्शन 75 एंड आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164. अब आर्टिकल 75 क्या, आर्टिकल 75 बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रोविजंस हैं. बेसिकली आर्टिकल 75 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजंस की और अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट कि पीएम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. और प्रेसिडेंट जैसे ही पीएम को अपॉइंट करता है उसके बाद पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये बात बोली गई आर्टिकल 75 में. दूसरी तरफ सेम यही प्रोविजन जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो 164 में बताए गए हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर विल बी डन बाय द गवर्नर और चीफ मिनिस्टर उसके बाद गवर्नर को एडवाइस करेंगे टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या कहता है, ये कहता है कि ये चेंज करेगा आर्टिकल 75 और 164 में. इट प्रपोजेज दैट अ मिनिस्टर अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days कंटिन्यू फॉर 30 days फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस, the offense punishable with the imprisonment of at least 5 years shall be removed from the office. कि कोई कंटिन्यू 30 days से ज़्यादा डिटेन किया गया हो फॉर एनी पनिशेबल ऑफेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट हुई हो एटलीस्ट 5 year की, दैट पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफेंस. फर्स्ट ये है एलिज्ड ऑफेंस. एलिज्ड ऑफेंस होते हैं कि अगर सपोज किसी पर्सन ने कोई एक्ट का वायलेशन किया है, उसका अक्यूज्ड है कि उसके अगेंस्ट ये एलिगेशन है कि उसने इस रूल का वायलेशन किया है, बट कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक उस बात के लिए उसे कन्विक्ट नहीं किया गया, तो वो हो गए अलीज्ड ऑफेंसेस में. सो ये है रीसेंट इनिशिएटिव. अब कुछ जुडिशियल या फिर कोर्ट्स की स्टेटमेंट देख लेते हैं, कोर्ट का फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कुछ केसेस से रिलेटेड. वो एक केस था जो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. ये आया था 2002 में. It directed the Election Commission of India to secure the affidavits from the candidates detailing all the past and pending criminal charges, convictions and quantum of punishment awarded. Election Commission को ये पावर दी थी कि वो एफिडेविट्स लेगा कैंडिडेट से जिसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट के सारे क्रिमिनल चार्जेस को डिस्क्लोज करना होगा पर्टिकुलर कैंडिडेट को. दूसरी जजमेंट थी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2013 में आई थी. ये बात कर इसने बोला था इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सिटिंग लेजिस्लेटर्स कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर मोर देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. की 2013 के बाद से जिसने 2 या 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट जिस भी कैंडिडेट को हुई होगी, जिस भी लेजिस्लेटर को हुई होगी, तो दे आर एबल फॉर द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन. एक और जजमेंट आई थी जो थी पब्लिक केस था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में आया था, जिसने ये स्टेट किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज विल पब्लिश द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड दी लोकल न्यूज़पेपर्स. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ने किसको दी, पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि वो अपने कैंडिडेट्स की जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होंगे दे विल पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया और दी लोकल न्यूज़पेपर. सो कंक्लूजन क्या निकलता है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि इनहेंस्ड पेनल्टीज फॉर फॉल्स एफिडेविट. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर तो दे दी कि वो एफिडेविट्स लेंगे, पर वो एफिडेविट्स कितने
सही है कितने गलत हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी। तो उसी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कहता है कि उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए पनिशमेंट्स होनी चाहिए जो फॉल्स एफिडेविट दे रहे हैं, और यही रेकमेंड किया था 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने, जो 2014 में आई थी। तो कहते हैं कि फॉल पनिशमेंट शुड बी इनहेंस्ड फॉर शुड बी इनहेंस्ड टू मिनिमम ऑफ 2 year imprisonment एंड दिस ऑफेंस शुड ऑल्सो बी मेड अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो ये कहता है कि डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस होनी चाहिए। हाई कोर्ट शुड सेट अप द डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस टू हियर द पिटिशन थ्रू डे टू डे ट्रायल्स, इंश्योरिंग दैट टाइमली कन्विक्शन बिफोर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। कि स्पेसिफिक बेंच हो जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी और टाइमली सॉल्यूशन निकलेगा, जिसकी वजह से ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन होगी, जिसकी वजह से अच्छे लोग जिनके पास्ट कोई भी पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं है क्रिमिनल चार्जेस के, वो देयर विल बी हाई चांसेस दैट ऐसे लोग ही पॉलिटिक्स में आ पाएंगे। अगला है रिव्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेक्शन 11 हमने यही देखा था, जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो रिड्यूस या रिमूव कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड। सो इसमें क्या रिव्यू किस लिए रिव्यू करने की बात की गई है? कन्विक्शन फॉर सीरियस क्राइम शुड बी केप्ट आउट ऑफ द इलेक्शन कमीशन's पावर टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो दिस कैन मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। And the last but not the least, financial and transparency reform. Political parties should be brought under the RTI Act 2005. कि अभी as of now राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू के अंडर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती हैं। तो अगर फाइनेंशियल और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स देखी जाए, तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ले आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू के अंदर, क्या होगा? ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो पाएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना फंड है, सबसे बड़ा डोनर कौन है, या मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के पास कौन से सोर्स से आ रहा है। ये तभी हो पाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी तभी आ पाएगी जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के परव्यू के अंडर लाते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है इस चीज में? फर्स्ट, कि रिपोर्ट किसने दी है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस फिगर आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, बट रफ आइडिया होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट होता है वोहरा कमेटी रिपोर्ट। वोहरा कमेटी की सजेशंस क्या थी? और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑल्सो, एंड आर्टिकल 75 एज वेल एज आर्टिकल 164। बिल्स हमारे लिए तब तक इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जब तक वो एक्ट नहीं बन जाते, पर मोर और लेस एक ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट दिस बिल इज ऑल अबाउट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन चेंज कर रहा है, जो चेंज कर रहा है आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें चेंज होने की बात की गई है। ये हो गया आर्टिकल बिल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सो कुछ फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट किसने दी? मेजर कंक्लूजन क्या है? कौन कौन से आर्टिकल अफेक्ट होने की बात हो रही है? सो बेसिक्स ऑफ आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल 75 मोर और लेस है क्या, आर्टिकल 164 मोर और लेस क्या है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है जुडिशियल पेंडेंसी। Case backlog in Supreme Court hits all-time high. How much? 88,417. कि in present day सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं दे आर 88,417, और ये आज तक का सबसे हाईएस्ट है। ये न्यूज में क्यों था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव नियरली pending cases of 4.6 crores and high courts they have nearly cases pending of around 63 lakhs। जो किसका डेटा ये कहता है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का ये डेटा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल टाइम हाई हिट किया है। They are around more than 88,000 cases are pending in the Supreme Court, and district courts have 4.6 crore cases pending, and High Court have 63 lakhs pending cases. So what are the reasons for this pendency? First can be the inadequate judges population ratio. 120th लॉ कमीशन आया था जिसने जजेस की रेशियो बताई थी कि दे शुड बी 21 जजेस 21:1 million people, कि 1 मिलियन लोगों के लिए दे शुड बी 21 जजेस अगेंस्ट द रिकमेंडेड जज टू पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 50 जजेस पर मिलियन। 120th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये
रिपोर्ट में ये कहा था कि एट प्रेजेंट 21 जजेस हैं 1 मिलियन लोगों को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने के रिकमेंडेशन में क्या बोला था कि देयर शुड बी 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन. सो देयर इज अ ह्यूज गैप, और इसी गैप की वजह से जो ये लिमिट है ये हाई हिट हुई है. एंड देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर पेंडिंग इन ईदर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इन हाई कोर्ट्स एंड इवन इन सुप्रीम कोर्ट. एंड सेकंड रीजन कैन बी सो इनइफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. सो हम एडीआर को हम एक मैकेनिज्म मानते हैं कि जिससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है. तो अगर ये केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग हैं, इट मींस दैट एडीआर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. हम एडीआर में क्या देखते हैं कि जहां पे लोगों के केसेस रिजोल्व हो जाएं और उनको कोर्ट तक ना जाना पड़े, जिसका एक एग्जांपल था ग्राम न्यायालय या फिर जिसको हम बोलते हैं विलेज कोर्ट्स, which are proposed to handle small claims in rural areas to reduce the main judiciary's workload, have not been effectively established in most of the states. कि इसमें states परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. इसी रीजन से केसेस जाते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और जिसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ द केसेस दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. So what are the other reasons for the pendency? Systematic and procedural efficiency. कुछ system में inefficiencies हैं, procedural inefficiencies हैं. They can be judicial delays in India stem from the multiple appeals. One reason is this कि multiple appeals हो रही है, frequent adjournment, frivolous litigation, vague laws, weak compliances and poor case management. So these are the reasons which led to the systematic and procedural inefficiencies, जिसकी वजह से pending cases increase हो रहे हैं. There is often no systematic grouping of similar cases or categorization based on the urgency leading to the inefficiencies. कि अगर particular जैसे suppose categorization हो कि property से related cases यहाँ जाएंगे, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से केसेस हैं तो वो यहाँ जाएंगे. अगर प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ केसेस होगा सो दे विल बी इजी टू हैंडल, हेंस विल रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ द केसेस. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. इंडिया की जुडिशरी दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस लाइक शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट स्टाफ नहीं है, लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज इन लोअर कोर्ट्स एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड पुअर डिजिटल अडॉप्शन. कि जहां हम 21वीं सेंचुरी में डिजिटलाइजेशन की बात करें, हम कब से चाहते हैं कि रूरल इंडिया पर डिजिटल हो जाए, पर जुडिशरी एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी इट lacks the basic digital adoption and digital infrastructure in the courtrooms. Next is financial constraint. If we compare the spend that how much country is spending on the judiciary, it is only 0.1% of the GDP on judiciary as compared to 2% on the defense. So we spend around 2% on the defense and we spend only 0.1% of GDP on the judiciary. And last is government as litigator. Means ki there are most 50% of the litigation, even more around 50% of the litigation, it is because of the government agencies. It means government agencies are not performing well, so most of the cases are against the Union of India or Union of States or any local body comes under the government. So around 50% of litigation are against the government agencies. So what can be the impact of judicial pendency? Let me just clear this and we'll have thorough reading with the next content. So what can be the impact of judicial pendency? First impact can be the violation of fundamental rights. How? Because Article 21 says that in the category of right to life and liberty, ये right to speedy trial is a fundamental right. ये किसने बोला था? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन हुसैनिया खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि right to speedy trial is a fundamental right under Article 21, which is right to life and liberty. So if there are number of pending cases are increasing, means there will be right to speedy trial is not entertained. So people and citizen of India are facing the violation of fundamental right. कैसे? कि अगर उनके केस रिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल नहीं वो एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. सो वन इम्पैक्ट कैन बी दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. सेकेंड कैन बी दी सोशल इम्प्लीकेशन. कैसे? वीकनिंग रूल ऑफ लॉ. एंड
disproportionate impact on the poor. Weakening rule of law क्या कहता है? Delay in criminal trials emboldening the offenders and reduces the deterrence. So it is giving edge to the one section of the society, and the second one is impacted the most. And second, the disproportionate impact on the poor. Under trial prisoners, about 76% of the prisoners in India remain incarcerated without the conviction. So who are the under trial prisoners? So they are individual who are in judicial custody, but not yet been convicted of the crime. So they are in custody, but they have not yet convicted of the crime. So they are the person who are going to be most affected. Next are the economic implication. Increased litigation cost. How? कि अगर parties they are appealing again and again, so it is increasing the time also and hence the expenses also. So parties spend heavily on the repeated hearings, adjournment and the lawyer fees. The more time it will take, the more finance or economic implications it will have. Next is stalled projects. The land acquisition and the environmental clearances cases block infrastructural development. So once the one section or one component of society is impacted, it will create the other impact. It will create the impact on the other aspects also. And the next implication is erosion of trust. There is a phenomena called black coat syndrome. So if let's say for example, if the pending number of cases are pending and it is increasing day by day, citizens will lose the confidence in the judiciary, and eventually they will lose the confidence in the democracy as well. So it is going to impact the entire nation. So the delay in delivering justice has become so systematic, so it can be perceived as new defense where a prolonging case becomes a strategic advantage for the one party. So if there are delays in the cases, it can act as a strategic advantage for one of the party. So there are few schemes and initiatives by the government to reduce the pendency. So what are those schemes? Let's have a look on it. First is National Mission for Judicial Delivery and the Legal Reforms. ये आई थी कब? 2011 में. किस पे फोकस करता है? Reduction in errors and the delays, infrastructure and procedural reforms. So what are errors? या इसको arrears भी बोलते हैं. It is the money that somebody owns that they should have paid earlier. So this is something which is pending. It should have been paid earlier, but it is still pending. So National Mission for Judicial Delivery and Legal Reform, it basically focuses on the infrastructural and the procedural reforms. Next is one is centrally sponsored scheme for the development of infrastructure and judiciary. It focuses on the court halls, residential units for the judges, lawyer halls, toilets, digital facilities in the courts. So it's a centrally sponsored scheme for the development of infrastructure for the judiciary. Next is e-court mission mode project. It is implemented in 3 phases: phase 1, phase 2 and phase 3. So जो phase 1 था वो फेज उस फेज का टेन्योर था 2011 से लेके 15 तक. सो इस जो फोकस करता था कि बेसिक कंप्यूटराइजेशन पे फोकस करेगा, जो हार्डवेयर इंस्टॉल करने की बात करेगा, दैट वाज द फेज 1. लेट्स कम टू द फेज 2. फेज 2 का टाइम पीरियड था वो 2015 से 2023 तक. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको हम बोलते हैं सिटीजन सेंट्रिक फेज, और इसने इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ई फाइलिंग, ई पेमेंट. मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता था फेज 2. नाउ कम्स द फेज 3. फेज 3 का टाइम पीरियड है 2023 से 2027 तक ये इम्प्लीमेंट होना है, जिसका ऑब्जेक्टिव है इट विल मैक्सिमाइज द ईज ऑफ जस्टिस. कि कैसे मैक्सिमाइज करेगा ईज ऑफ जस्टिस? कि डिजिटलाइजेशन और ज्यादा इंप्रूव करेंगे हम, लेगेसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एआई को, और जिसकी वजह से एक स्मार्टर डिसीजन मेकिंग होगा, और हम ऑनलाइन बनाएंगे सारे कोर्ट्स को, जो ऑनलाइन या पेपरलेस हम कोर्ट्स की बात करेंगे. सो ये फेज 3 फेजेस में इंप्लीमेंट होना था ई कोर्ट मिशन मोड. फर्स्ट फेज जिसका टाइम पीरियड 2011 से 15 तक, जो बेसिक कंप्यूटराइजेशन और हार्डवेयर इंस्टॉल करने की बात करता है. सेकंड जो फेज है वो 2015 से 23 तक, जो सिटीजन सेंट्रिक होने की बात करता है, और 23 से 27 तक जो थर्ड फेज चलना है वो बात करता है कि मैक्सिमाइजिंग द ईज ऑफ जस्टिस. किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, जिसमें हम
जिसमें मोरलेस पेपरलेस होने की या फिर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है? कमर्शियल कोर्ट्स अंडर द Commercial Court Act 2015. So faster disposal of commercial dispute, lowering the pecuniary jurisdiction and electronic case management. कि commercial cases या इस कैटेगरी के अंदर आने वाले सारे केसेस को हम अलग कोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर जिसका नाम होगा कमर्शियल कोर्ट्स एंड इट विल स्पेसिफिकली डील विद द केसेस related to this particular category only. Next is fast track courts, disposal of long pending and heinous criminal cases like NIA, National Investigation Agency, इससे related cases होंगे NIA courts में आएंगे। पॉक्सो से related cases पॉक्सो कोर्ट के अंदर आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, दिस इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इससे रिलेटेड केसेस पॉस्को कोर्ट के अंदर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम एडीआर मैकेनिज्म बोलते हैं कि इट विल सेटल द डिस्प्यूट आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट्स रिड्यूसिंग द बर्डन थ्रू लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। ये कुछ मेथड्स है कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है थ्रू एडीआर मैकेनिज्म, इट विल इवेंचुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन इन सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट इज वे फॉरवर्ड? बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी, जो क्या नाम होगा उसका? नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, एज प्रपोज्ड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन इन 2021। उन्होंने प्रपोज किया था हम एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो जो क्या काम करेगी, जो विल प्लान, क्रिएट, मैनेज एंड मेंटेन द फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट्स। ये हो गई एक सेंट्रल अथॉरिटी, 2021 में प्रपोज की थी फॉर्मर सीजीआई जस्टिस एनवी रमन ने, जिन्होंने एआई को भी यूज करने की बात की थी कि एआई के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है थ्रू दिस सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन या नेक्स्ट सजेशन दिया था कि टू अपॉइंट द एडहॉक जजेस। अब आर्टिकल 128 और आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी invoked to appoint the experienced retired judges as the ad hoc judges in Supreme Court and High Court. अब ये क्या कहता है? आर्टिकल 128 जो प्रोविजन आर्टिकल 128 के हैं, सेम मोर और लेस सेम प्रोविजन आर्टिकल 224A के हैं। आर्टिकल 128 पर्टिकुलरली बात करता है विद इन रिलेशन टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 224 बात करता है इन रिलेशन टू दी हाई कोर्ट। अब आर्टिकल 128 ये पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के साथ एक सीजीआई कैन रिक्वेस्ट टू द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस टू सिट एंड एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब जनरली ये कब होता है कि जब वर्कलोड ज्यादा हो, तब सीजीआई कैन एक्सरसाइज पावर्स अंडर द आर्टिकल 128 कि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि दे विल एक्ट एज द एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, बट इट विल रिक्वायर द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये प्रोविजन है आर्टिकल 128 के अंदर। अब आर्टिकल 224 के अंदर सेम प्रोविजन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास कि ये भी विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द रिटायर्ड जज कि चाहे वो रिटायर्ड जज से वो रिक्वेस्ट कर सकता है टू टेम्परेरी सिट एंड एक्ट एज दी हाई कोर्ट। अब ये जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तब एक्सरसाइज करते हैं या तब एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वर्कलोड ज्यादा हो, पर दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट चाहिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 128 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट और 224A बात करता है विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर है कि they both with the prior consent of president can request the retired judges to temporarily act as the judges 128 के केस में judges in Supreme Court and 224A के केसेस में in the High Court. Next, controlling adjournment. The practice of granting adjournment. अब हम एक टर्म देख लें, बार बार आ रहा है कि adjournment होता क्या है कि अगर हम सपोज कोई प्रोसीडिंग चल रही है, हम उस प्रोसीडिंग को एंड कर दें या
पोस्टपोन करते, तो उसी को हम लीगल टर्म्स में बोलते हैं एडजर्नमेंट। जैसे हम पार्लियामेंट में पढ़ते हैं एडजर्नमेंट ऑफ द सेशन, तो दैट हैज द सेम मीनिंग एज हियर कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग एडजर्नमेंट ऑन फैंसी और टेक्निकल ग्राउंड व्हिच वेस्ट द सिग्निफिकेंट जुडिशियल टाइम शुड बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, कि ऐसी प्रैक्टिसेस ज्यादा ना हो या इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि जिसकी वजह से जुडिशरी का टाइम वेस्ट ना हो। अब नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग द लिटिगेशन प्रैक्टिस, reduce the government litigation, draft clear laws, ensure timely compliance and deter the frivolous cases, and this will lead to the reducing the pendency of the cases or the जिससे हम टाइमली इंश्योर कर सकते हैं जस्टिस डिलीवरी सिटीजन्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रायोरिटाइजिंग द एडीआर मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एक्सपेंड द एडीआर एंड प्रमोट द लोकल रेजोल्यूशन टू रिड्यूस द अननेसेसरी लिटिगेशन। अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात गई है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो देयर इज वन नालसा, NELSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेम SAL SAA है, सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेम उसी स्ट्रक्चर को, ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, नालसा एट द नेशनल लेवल, सालसा एट द स्टेट लेवल, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देयर इज डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी। They should undertake the pre-litigation mediation on a large scale to regulate the number of new cases being filed. So, if we prioritize the ADR mechanism, we can reduce the pendency of the cases and can ensure the effective delivery of the justice. Hence, it will also trust develop करेगा लोगों में towards the judiciary and towards the democracy. Coming to the before proceeding, let's क्विकली रिवाइज द एंटायर टॉपिक था जो बात करता था सुप्रीम की। न्यूज क्यों थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल टाइम हाई हिट किया था, देयर आर 88 और मोर देन 88,000 केसेस आर पेंडिंग। अब ज्यादा न्यूज में क्या था या मोर न्यूज, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी देखें तो देयर आर अराउंड 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस और हाई कोर्ट में अराउंड 63 पेंडिंग केसेस हैं। अब रीजंस क्या थे, पहली थी पॉपुलेशन, जज पॉपुलेशन रेशो कम है, दूसरा एडीआर उतना इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहा है, नेक्स्ट कि प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी है, सिस्टमिक इनएफिशिएंसी है, देयर इज डेफिशिएंसी इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कि वो भी प्रॉपर नहीं है। अगला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कि हम इंडिया इज स्पेंडिंग वेरी लेस ऑफ जीडीपी ऑन जुडिशरी। नेक्स्ट कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। अब हाउ इट कैन इम्पैक्ट द जुडिशरी एंड ओवरऑल डेमोक्रेसी कि फर्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है क्योंकि राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। दूसरा है सोशल इम्प्लीकेशन की लोगों का ट्रस्ट कम करता है जुडिशरी में। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है कि लिटिगेशन कॉस्ट इम्पैक्ट होती है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत इट विल द मोर longer a case will be the more financial constraint it will have. Next erosion of trust हो रहा है। अगली कुछ हमने स्कीम्स डिस्कस की थी टू रिड्यूस दी केस पेंडेंसी। फर्स्ट था नेशनल मिशन फॉर जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स 2011 में आई थी। नेक्स्ट हमने देखी थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जुडिशरी, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो इसके 3 फेजेस थे, हमने तीनों फेज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल कोर्ट्स की अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 की commercial cases will be entertained by the commercial courts only. Next हमने देखा था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने की। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, जैसे कि 2021 में फॉर्मर CJI जस्टिस NV रमन ने प्रपोज किया था एक सेंट्रल अथॉरिटी, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, which will entirely focus on creating and managing the functional infrastructure for the Indian courts, जिसमें हम AI के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की भी बात की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल 128 एंड आर्टिकल 224A, जिसमें हम एडहॉक जजेस को इंक्रीज किया जा सकता है, जहां पे आर्टिकल 128 में ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है CJI एंड 224A में कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट बोथ विल रिक्वायर द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कि हम एक पॉइंट रह गया था कि सेटिंग द टारगेट्स एंड टाइमलाइन, कि इफ जुडिशरी इधर हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर एक टाइमलाइन डिसाइड करता है कि बाय मंथली या क्वार्टरली या एनुअली इतने केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है,
तो इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी, और हमें टारगेट भी पता होगा कि हमें कितना टारगेट अचीव करना है, एंड हाउ वी आर लैगिंग एंड व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड व्हाट आर द एरियाज और द category of the cases in which we are lagging behind. Next, controlling the adjournment can also decrease the pendency of the cases. Next is reforming the litigation practice, कि अगर लॉस क्लियर होंगे, टाइमली कंप्लायंस होगा, तो इन सब चीजों से हम जस्टिस डिलीवरी को इंश्योर कर सकते हैं टाइमली. नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग दी एडीआर मैकेनिज्म, कि अगर हम प्री लिटिगेशन मीडिएशन पे फोकस करें, हम आर्बिट्रेशन पे फोकस करें, तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस डिक्रीज होगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मेडिकल कमीशन. न्यूज में ये था कि रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 इयर्स कंप्लीट किए. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 सितंबर 2020. फर्स्ट थिंग कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, constituted under the National Medical Commission Act 2019. So basically there are two types of bodies. One is constitutional body and other is statutory body. Constitutional bodies वो होती हैं which are specifically mentioned in constitution, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी. दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ द बॉडीज है जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज. स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एक्ट, तो उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज. अगर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसके पावर्स, फंक्शन, ये सारी वो कहां से डराइव करेगा, उसी पर्टिकुलर एक्ट से डराइव करेगा. अब जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर है, अब ये एक्ट यहाँ पे मेंशन किया कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019. तो ये कमीशन के क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, ये कहाँ लिखा होगा, ये कहां से डराइव करेगा, ये इसी एक्ट से डराइव करेगा नेशनल मेडिकल कमीशन. अब इसने रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर एग्जिस्ट करता है था जो डिसॉल्व हो गया when National Medical Commission came into force. So the commission consists of following persons. कौन-कौन है? एक chairperson, there are 10 ex officio members and there are 22 part-time members, and all of them they are appointed by the central government. So एक chairperson, 10 ex officio members and 22 part-time members. National Medical Commission इसके साथ-साथ इसके अंदर इन persons के अपॉइंटमेंट के साथ देयर आर 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स अंडर दी एमएमसी. अब वो 4 बोर्ड कौन से हैं? अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एंड एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड. सो देयर आर 4 autonomous boards which are existing under the NMC. Now there are few functions of NMC. उनके functions क्या है? First है policy and standards. So ये policy lay down करेगा to maintain the high standards in medical education and regulate the institutions, research and the professionals. So ये policy guideline या lay down करेगा policies को, who will maintain through which the standards and the regulations को maintain किया जाएगा. Next is healthcare plannings. It will map healthcare needs and the resources effectively. It will establish the coordination between the boards and the councils. It will oversight the compliance and handle the appeals efficiently. So there are some ethical considerations also. It will enforces the professional conduct standards strictly. So fees regulate करेगा of 50% seats in private and deemed colleges, and it will grant the limited license to the community health providers. So there are few issues with NMC also. First है governance gap. So there is weak accountability due to a body dominated by the doctors. So majority of the members will be the doctors. So a body dominated by the doctors. It lacks the public health experts, social scientists and the citizen voice. It will also appeals only from the, it will hear the appeals only from the registered medical practitioners, systematically rejecting the patient's compliance complaints despite no legal bar. So there is a governance gap कि अगर ये डॉक्टर डोमिनेटेड भी है तो there is a high chance कि there
will be the biasness. Then the next point of consideration is the fees regulation. जैसे कि हमने functions में भी देखा, it will control fees only for the 50% of private seats. Other remain prone to exorbitant charges excluding the poor students. So the proper care has been not taken towards for the poor students. Then there is ethics oversight, misconduct cases handled without the judicial expertise or the timelines. It will raise the concern for impartiality. So there next is National Medical Register, NMR. So the process for updating and verifying the credentials of practicing doctors in NMR has been very slow, leading to the concerns about the unqualified. So there is a case कि unqualified individuals है who are practicing the medicine. So before moving to conclusion, let's quickly have a look. फर्स्ट बात क्या करता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन होगा, जिसमें न्यूज में क्यों था कि रिसेंटली कंप्लीटेड 5 years. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिक्स पता होने चाहिए कि क्या होती है, कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, पावर्स और फंक्शंस कहां से डराइव होते हैं. इसने रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को और बोर्ड ऑफ गवर्नर को डिसोल्व किया है. सो व्हाट विल दी कंपोजिशन? सो there will be one chairperson, 10x of 1 plus 10 ex officio members, and there are 22 part-time members. All of them, they will be appointed by central government. So there are 4 autonomous boards under the NMC: undergraduate, postgraduate, medical assessment and rating board, and ethics and medical registration board. So there are few issues with NMC. First is governance gap, because the body is dominated by the doctors. Next is fees regulation. So it controls only the 50% of the fees for the 50% of the private seats. So remaining 50% is a point of consideration. Next is ethics oversight and the National Medical Register. So let's have a look at the conclusion. While the NMC marks a step towards the modernizing medical governance in India, addressing the concerns of accessibility, ethical oversight and inclusivity, जो हमने impacts अभी देखे थे भाई. So it remains vital to build a transparent, accountable, transparent. Precautions क्यों है? Because it is a body highly dominated by the doctors. Accountable and globally competitive healthcare system. So there are only 3 topics in the polity section. Let's quickly complete the news and sorts. So first news and sort is Indian and French political system. News में क्यों है? Because recently French Parliament wanted to remove the government along with the Prime Minister, creating a political instability in the country. French Parliament ने वोट किया था to remove the government as well as the Prime Minister. So अगर हम कंपेयर करें इंडिया का और फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम, so there are few similarities and few differences. First similarity क्या है कि दोनों ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करते हैं. रिपब्लिकन मतलब कि they will be the elected head of states. Bicameral legislature based on the principle of democracy, emphasizing the liberty, equality and fraternity. हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों की बात करते हैं, अब प्रियम्बल में स्पेसिफिकली. और हमने ये कहां से डराइव किया है? ये आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से. ये तीनों टर्म्स हमने कहां से ली है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली है. अब हमने सिमिलैरिटीज देख ली कि दोनों प्रैक्टिस करती हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और दे बोथ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और एंड एम्फसाइजिंग ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. अब इसमें हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप देखते हैं. इक्वालिटी की बात करते हैं. फ्रेटर्निटी हम भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात करते हैं. तो these are few similarities between the Indian and French political system. There are differences also. First हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के बेसिस पे. आज पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल. इंडिया में हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि एक सिंगल एग्जीक्यूटिव लेड बाय पीएम, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा जो लेड बाय पीएम. सेकेंड इज प्रेसिडेंट इज लार्जली सेरेमोनियल. हम मतलब एक हम रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है. तो पीएम विल बी द रियल हेड इन केस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल और नॉमिनल हेड. अगर हम फ्रांस की बात करें तो इट इज सेमी प्रेसिडेंशियल विद ड्यूअल एग्जीक्यूटिव. मतलब
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जो हम सिंगल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि द लीडर विल बी द पीएम। फ्रांस के केस में क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अगर हम इंडिया में देखें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, single transferable vote by an electoral college using single transferable vote and the secret ballot. अगर हम फ्रांस में देखें तो देयर आर डायरेक्ट इलेक्शन बाय द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज 18+ जो भी है वो वोट डाल सकता है। डायरेक्ट इलेक्शन, और हम क्या फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। मतलब हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज किए, उन्होंने सेकंड स्टेज पे चूज किया प्रेसिडेंट को। दिस इज इलेक्शन है, पर इनडायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट किया। कैसे, हमने कुछ लोगों को चूज किया, अब उन कुछ लोगों ने चूज किया, वोट डाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को। अब डायरेक्ट इलेक्शन जैसे हम करते हैं पीएम के केस में, एमपीज के केस में। So this is the basic difference. One country, India, is following the indirect election. France is following the direct election method. So next aspect is choosing or removing the prime minister. हमने election देखा था प्रेसिडेंट का, अब हम रिमूवल देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। So इंडिया के केस में पीएम is selected by the लोकसभा and must remain in the confidence of लोकसभा, कि लोकसभा से इलेक्ट होगा and elected by the Lok Sabha but must retain the confidence of Lok Sabha. As long as PM is having majority or confidence in Lok Sabha, he cannot be removed in case of India. अगर हम देखें फ्रांस में तो PM is appointed by the president but must keep the assembly confidence. अब यहाँ पे president अपॉइंट कर रहा है, हम कैसे डिसाइड करें, जो जिसके पास मेजोरिटी है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, उस मेजोरिटी पार्टी का लीडर विल बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फेडरल डिजाइन। सो इंडिया के केस में we are having the quasi federal. It blends the federal and unitary features. So there are few this is one of the feature of Indian constitution. कुछ केसेस में हम फेडरल हो जाते हैं, जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम यूनिटरी फीचर्स भी ले लेते हैं। फेडरल मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। यूनिटरी फीचर्स मतलब कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे पावर चली जाएगी कंप्लीट इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अगर इमरजेंसी के सिनेरियो है तो किसी एक के पास पावर ज्यादा है, हम यूनिटरी फीचर भी अडॉप्ट करते हैं, हम फेडरल फीचर्स भी। सो वी आर हैविंग ए ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। अगर हम देखें फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की, फ्रेंच की सिस्टम की, तो इट इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी विद द लोकल गवर्नमेंट्स एज द सेंट्रल एजेंट्स। सो नेक्स्ट इज approach to secularism. We are having the positive approach. State maintains the neutrality but cannot intervene to reforms. अब positive approach कि कोई भी रीजन, कोई भी रिलीजन को स्टेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट नहीं करेगा। फ्रांस में क्या है, इट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। सो फॉर एग्जांपल इट बैन ऑन द कॉन्स्पिशियस सिंबल्स। सो देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज एंड फ्यू डिफरेंसेस इन द Indian and French political systems. So next is Visakhapatnam Declaration. So the declaration adopted at the 28th National Conference on E-Governance called for a whole of government approach to strengthen the civil services with digital competencies and agile and data driven framework. So basically declaration आया है, विशाखापट्टनम declaration कब आया, कब अडॉप्ट किया गया, ऑन द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। सो की प्रपोजल्स क्या क्या है। फर्स्ट जो नेशनल विजन की बात की, वो कैसा होगा, इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, अडॉप्शन ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, GIS, IoT and data analytics to deliver the multilingual, real-time and sector-specific citizen service, emphasizing the need for ethical and transparent adoption. अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जैसे डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजी यात्रा, एनाद्रिस V2। सो ये सारे क्या है, ये कुछ प्रोग्राम्स है। जैसे हम फर्स्ट अगर हम डिजिटल इंडिया भाषिनी की बात करें तो ये क्या है, एक नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन है जो एक्सेस प्रोवाइड करता है डिजिटल सर्विसेज को
मतलब ये अगर कोई भी ऐप होगा या वो सारे ऐप्स को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके उनका एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ये है डिजिटल इंडिया भाषणी। जैसे डिजी यात्रा हो गया। डिजी यात्रा क्या है? एक बेसिकली बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है। किसके लिए? जो पैसेंजर्स के लिए, जैसे इंडियन एयरपोर्ट्स पे या जैसे यूज होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन को यूज करके हम उनका डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम बनाया गया है, तो दिस इज डिजी यात्रा। नेक्स्ट जो है ये मद्रेस V2, ये न्यूज में भी था। दिस इज नेशनल, जस्ट अ मिनट, दिस इज नेशनल, इट्स एनिमल डिजीज रेफरल एक्सपर्ट सिस्टम वर्जन। ये इसका वर्जन 2 है। ये बनाया है ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। जिसका ऑब्जेक्टिव है ये प्रिडिक्ट करेगा सारी अर्ली वार्निंग्स को, जो किस किस चीज, जो भी पोटेंशियल डिजीज अगर होने वाली है उसकी अर्ली वार्निंग को डिजीज करेगा, जिसकी वजह से आउटब्रेक होने से बचाया जा सके। सो these all can ensure the technology driven governance. Next is replication of successful models, which will focus on the nationwide scaling of models like Sampada 2.0, ये चला था मध्य प्रदेश में, ई खाता बेंगलुरु में, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में, ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम DAMS बाय NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये सारे कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। इनका रेप्लिकेशन मत करके, इनका रेप्लिकेट करके हम और भी मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं और अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग पार्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो प्रपोजल था वो था ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ये कैसे इंश्योर होगा? फर्स्ट इज जियोग्राफिकल आउटरीच, द रीजन्स विद द कनेक्टिविटी चैलेंज लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख अंडर द NESTA फ्रेमवर्क। अब ये जियोग्राफिकल आउटरीच उन सारे इनएक्सेसिबल एरियाज को रीच आउट करें या उनको कनेक्ट करें। दिस कैन इंश्योर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, overall development of the citizens. Next, nationwide expansion of successful panchayat digital models, launching digital literacy programs targeting specifically women and youth. Next proposal जो था cyber security and resilience का, it focuses on the zero trust architecture, post quantum security and AI enabled monitoring in priority sectors like transport, defense and citizen service platforms. तो ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या है? इट इज ए सिक्योरिटी मॉडल जो बेसिकली फोकस करता है, एक स्लोगन है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, जो ये एज्यूम करता है कि कोई भी यूजर या कोई भी डिवाइस इनहेरेंटली सिक्योर नहीं है। इवन अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क भी यूज करता है, अगर लैन एरिया भी नेटवर्क भी यूज कर रहा है, तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी यूजर या कोई भी डिवाइस, इट इज नॉट 100% सिक्योर। सो नेवर ट्रस्ट, you should always verify yourself first. So this is zero trust architecture. The next is post quantum security. Post quantum security is basically एक cryptographic system को develop करना है जो resist करेगा attacks को, both from the current and future quantum computers. So this is post quantum security. और हम हर एक फील्ड में AI का पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। So all these things comprehensively या एक साथ they will ensure the cyber security and the resilience. Next proposal was with respect to the agriculture and sustainability. So जैसे national agri stock for the better access to credit, advisories and the market. ये नेशनल एग्री स्टॉक एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, जो क्रिएट करता है यूनिफाइड इकोसिस्टम फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इसमें भी हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। इसमें भी अगर हम सस्टेनेबली अगर हम इसको यूज करें, सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, ऐसे मेथड्स डेवलप करके, तो हम सस्टेनेबिलिटी को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंश्योर कर सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू अदर पॉइंट्स लाइक कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री फॉर स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशन, रीजनल हब डेवलपमेंट। इसका एक एग्जांपल है विशाखापट्टनम एज द IT एंड इनोवेशन हब। तो हर एक सेक्टर को
उसके पोटेंशियल के हिसाब से यूज किया जाए. सो दीज आर द फ्यू प्रपोजल्स ऑफ विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन. सो अगर हम की पॉइंट्स में रिमेंबर करें, फर्स्ट ये नेशनल इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के नेशनल विजन की बात करता है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करने की बात करते हैं गवर्नेंस में. नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल, ऐसे मॉडल्स जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं, उनको रेप्लिकेट करके और मॉडल्स बनाए और दूसरी जगह पे भी यूज करें, दूसरे स्टेट्स में भी, दूसरे रीजन्स में भी यूज करें. नेक्स्ट इज ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहां पे हम हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करने की बात करते हैं. साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे सिस्टम बनाने की बात हो रही है, जहां पे एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रेन्ड इनफ टू वेरीफाई एवरीथिंग बाय himself or herself. नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हर एक सेक्शन या सेक्टर ऑफ सोसाइटी और सेक्टर ऑफ कंट्री विल बी कोलैबोरेटिंग विथ वन अनदर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स. इसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड का एआई मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है इन द कंट्री named as Albania. So it's Diela या Dila, जो भी आप इसको pronunciate करना चाहे, and an AI generated bot that will manage and award the all public tenders for the government projects aiming to enhance the transparency and minimize the corruption. So it is an AI generated bot. अब मशीन की बात है तो वहां पे करप्शन नहीं आएगा, बाइसनेस नहीं आएगी. सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर. सो कंट्री का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, मे बी कुछ फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि फर्स्ट अगर ये कंट्री का नाम दे दिया या फिर ये टर्म आ सकते हैं, दिस इज रिलेटेड विद विच सेक्टर या विद दिस इज रिलेटेड विद विच एस्पेक्ट. सो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट एआई मिनिस्टर. कहाँ पे अपॉइंट हुआ है? अल्बानिया में. नाम क्या है? ये है, दिस इज एन एआई जनरेटेड बोट. So next topic is Immigration and Foreigners Exemption Order to 2025. So associated ministries, obviously Union Ministry for Home Affairs, has notified the Immigration and Foreigners Exemption Order 2025 under the Immigration and Foreigners Act 2025. So there are two terms. One is immigration and this second is emigration. So what are the basic difference between both of them? One is immigration and another is emigration. So immigration is, it is entering into a new country to live permanently. कि if someone is coming to any country, that person will be the immigrant of that country. On the other side, कि emigration is, so someone, if any person is living from that country, he or she will be considered as immigrant. So let's say if there is one person XYZ, he was staying in the E and now he is staying in one country. Let's say the name of the country is E, staying in E, and he is moving E to I. So for E, he will be an immigrant, and for I, he will be an immigrant. So this is the basic difference between immigration and emigration. So what are the key highlights of the order? First, it provides the exemption of passport and visa for few. And who are these few? First is Indian Armed Forces on duty. So armed forces. Next is Indian, Nepali and Bhutanese citizen at the specified borders. And these borders will be specified by whom? By Union Ministry of Home Affairs. Next is Tibetans with a valid registration and special permits. Next is specific religious minorities. Who are these religious minorities? Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians from these religious communities from the countries like Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, and with the condition, एक और condition है क्या कि who have entered कब? After the 31st December 2024. Even if they have entered the country even without the invalid documents, without the valid documents, they are also exempted for the passport and visa under the new orders. And next is registered Sri Lankan Tamil nationals who took shelter by 9th of January 2015. So these are exempted. Now
Apart from this, visa exemption is also applied to whom? Foreigners holding the diplomatic and official passports. They are waived by the agreement, like someone who is serving in the Ministry of External Affairs. So they can also be exempted. Next is those who are eligible for visa on arrival. So this is the separate category, and the certain foreign military personnel visiting on naval warship. So these many people, they are exempted from passport and visa as per the new orders. Under the orders, Immigration and Foreigner Exemption Order 2025, they have brought under the Immigration and Foreigner Act 2025. So किसने और इशू किया है? Concerned ministry is Ministry of Home Affairs, and the important is who will be the exempted. And out of these also, the religious minorities, these are really from which countries? So these countries are Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, and who have entered before 31st December 2024. So I think we are done with the polity section. So we'll meet you in the second part. We'll cover the international relations. So do like it, share it, subscribe it if you find the videos are helpful to you. So don't hesitate to share it with others, and let's use these videos to the maximum extent and get benefited out of them.